मैं बड़ी दीदी से निवेदन करूंगा, आप बैठ जाएं अपने स्थान पर। आपकी टीम है व्यवस्था देखने को। हम सभी आजादी के जश्न को मनाएंगे। मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीत पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश की दीवारी वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो खेल रहे थे गोली, थी धन्य जवान वो अपनी, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गोरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर भारत माटी, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। सिखों से लखपत पाया, फिर भी बंदूक उठा के, 10-10 को एक
लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय जय श्री जय जय श्री जय जय जय। बोले भारत माता की। बहुत ही सौभाग्य की बात है, हमारे भी आदरणीय डॉक्टर उसरेठे जी उपस्थित हो चुके हैं। आपका पूरा विद्यालय परिवार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता है, बहुत बहुत स्वागत करता है। और आपके ही साथ आदरणीय अशोक साहू जी यहाँ उपस्थित हुए, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। और उपस्थित समस्त आदरणीय पालकगणों का भी इस मंच से मैं संचालक हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आइए हम आजादी के इस जश्न को बढ़ाते हैं आगे और आमंत्रित करते हैं मिस चेतना ढाकरिया को। और इससे पहले कि मिस चेतना ढाकरिया अपनी बातों को शुरू करे, मैं निवेदन कर रहा हूँ सभी छात्रों से जो राष्ट्रगान में वाद्य यंत्र में हमें सहयोग करेंगे वो आ जाए यहाँ पर, और जो भारत माता की जयकार करने के लिए हमें सहयोग करने वाले हैं वे सभी छात्र यहाँ मंच नीचे वाले मंच पर उपस्थित हो जाएं। कुछ ही क्षणों पश्चात हमारा आज का यह कार्यक्रम आजादी का जश्न आरंभ होने जा रहा है। मैं मंच चेतना ढाकरिया को देता हूँ। विद्यालय प्रांगण में उपस्थित सभी आदरणीय पालकों और मेरे प्यारे बच्चों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग एवं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी की पूरी कहानी ईस्ट इंडिया कंपनी से के आने से लेकर अंग्रेजों के जाने तक क्या क्या हुआ, हम कैसे गुलाम बने और कैसे मिली हमें आजादी, आइए मैं आप सभी को स्वतंत्रता की कहानी से परिचय कराती हूँ। पूरा देश 15 अगस्त 2023 को 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। आजादी के बाद हमारा देश किस तरह आगे बढ़ा, इन 76 वर्षों की कहानी तो हम और आप अक्सर सुनते हैं, लेकिन आजादी से पहले की कहानी बहुत उलझी हुई है। खासकर जब कांग्रेस भाजपा एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं तो समझ नहीं आता कौन सही है कौन गलत। महापुरुषों को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करते हुए आइए आज हम भारत की आजादी की पूरी कहानी सुनते हैं, इतिहास से एक बार फिर परिचय करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से प्लासी 1600 से लेकर 1700 ईस्वी तक आजादी को समझना है तो गुलाम बनने की कहानी भी जरूर है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में ब्रिटिश महारानी से कारोबार की इजाजत मिली, तब तक भारत में फ्रेंच, पोर्तुगल और
डच कब्जा जमा चुके थे। ये सब यहाँ पर बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए आ चुके थे। हाथ से सूती कपड़ा, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी यूरोप जाने लगा था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज 1608 में सूरत पहुंचा। वहां पोर्तुगल्स को डच ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से रास्ते से हटाया। फिर मुगल शासक जहांगीर से रिश्तों की मजबूती दी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यूरोपीय वस्तुओं के बदले भारतीय शासकों का दिल जीता। धीरे धीरे कूटनीति के जरिए उनके राजनीतिक मामलों में दखल शुरू किया, ताकत भी बढ़ाते रहे। कंपनी ने मुगल से टैक्स में छूट प्राप्त कर ली थी। अब अफसर भी निजी कारोबार करने लगे थे और वे टैक्स नहीं चुकाते थे। इसका बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने विरोध किया। कलकत्ता में ब्रिटिश संपत्ति का कब्जा जमा लिया, अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। तब कंपनी का एक और गढ़ था, मद्रास, आज का चेन्नई में। वहां से रॉबर्ट क्लाइव नौसेना लेकर आए और 1757 में सिराजुद्दौला से प्लासी का युद्ध लड़ा। सिराजुद्दौला ने सेनापति मीर जफर सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जफर ने विश्वासघात किया और युद्ध में नवाब की मौत हो गई। कंपनी बहादुर से पहले स्वतंत्रता संग्राम, आइए वो जानते हैं कि कंपनी के पहले स्वतंत्रता संग्राम क्या हुआ। ये चला 1757 से 1857 तक, लगभग 100 साल। जल्द ही कंपनी को लगने लगा कि कठपुतली नवाब काम नहीं आएंगे, सत्ता अपने हाथ में होनी चाहिए। तब 1765 में मीर जफर की मौत के बाद कंपनी ने रियासत अपने हाथ में ली। मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया, यानी कंपनी बहादुर अस्तित्व में आया। अंग्रेजों के सामने दो बड़ी चुनौतियां तब भी थी। दक्षिण में टीपू सुल्तान और विंध्य में दक्षिण के मराठा। अंग्रेजों के सामने दो बड़ी चुनौतियां तब भी थी। दक्षिण में टीपू सुल्तान और विंध्य में दक्षिण के मराठा। टीपू ने फ्रेंच व्यापारियों से दोस्ती कर ली थी, सेना को आधुनिक बना लिया था। वहीं मराठा दिल्ली के जरिए देश का शासन करना चाहते थे। कंपनी ने टीपू और उनके पिता हैदर अली से 4 युद्ध लड़े, लेकिन 1799 में टीपू श्रीरंगपट्टनम की जंग में मारे गए। इसी तरह पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद मराठा साम्राज्य टुकड़ों में बटा था। 1819 में अंग्रेजों ने पेशवा को पुणे से लाकर कानपुर के पास बिठूर में बैठा दिया। इस बीच पंजाब बड़ी चुनौती बना रहा था। महाराजा रणजीत सिंह जब तक रहे तब तक उन्होंने अंग्रेजों की दाल नहीं गलने दी।
बिल्कुल दाल नहीं गलने दी जब तक महाराजा रणजीत सिंह पंजाब में बने रहे। लेकिन 1839 में उनकी मौत के बाद हालात बदल गए। 2 लड़ाइयाँ और 10 साल बाद पंजाब पर अंग्रेज कब्जा जमा चुके थे। 1848 में लॉर्ड डलहौजी विलय नीति लेकर आए। जिस शासक का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता था, उस रियासत को कंपनी अपने कब्जे में ले लेती। इस आधार पर सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी पर अंग्रेजों ने कब्जा जमाया। इसने 1857 की क्रांति के बीज बोए। सीताराम पांडे ने फ्रॉम सिपॉय टू सूबेदार संस्मरण में लिखा था कि यह सबको लग रहा था कि अंग्रेज भारतीय धर्मों का सम्मान नहीं करते। नाराजगी तो थी, लेकिन जब यह खबर आई कि नई बंदूकों के कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप है, तो कंपनी में सिपाही भड़क गए। 1857 में मेरठ में सिपाही विद्रोह के चलते मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ाया गया। वहां से उठी चिंगारी ने झांसी, अवध, दिल्ली, बिहार में क्रांति को हवा दी। रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, नाना साहेब आदि ने मिलकर एक साथ बगावत कर दी, अंग्रेजों को खदेड़ दिया था। इंग्लैंड की महारानी के शासन से गांधी तक। आइए इस कहानी को अब जानते हैं। 1858 से 1950 तक कंपनी ने तब लंदन से फौज बुलवाई। जब हमारे भारतीय सिपाहियों ने इनकार कर दिया था, जब वो भड़क गए थे, तो कंपनी ने तब लंदन से फौज बुलवाई। सितंबर 1857 में दिल्ली में फिर अंग्रेजों का कब्जा हुआ। मार्च 1858 में लखनऊ, जून 1858 में झांसी पर अंग्रेज फिर हावी हुए। ब्रिटिश सांसद ने कानून पारित किया और भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से महारानी के हाथ में चली गई। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य को भारत का मंत्री बनाया गया। उसकी मदद के लिए इंडिया काउंसिल बनाए गए। गवर्नर जनरल अब वाइसरॉय था, यानी इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि। इस तरह अंग्रेज सरकार ने सीधे सीधे भारत की बागडोर संभाली। 1858 में जब ब्रिटिश राज आया था, तब उसके कब्जे में आज का भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और बर्मा था। वहीं गोवा और दादर नागर हवेली पोर्चुगल कॉलोनी थे, जबकि पुडुचेरी फ्रेंच कॉलोनी था। ब्रिटिश शासन आते ही तटीय इलाकों यानी मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता और इसके आसपास के पुणे जैसे शहर पढ़ाई लिखाई के बारे के बड़े केंद्र बन गए। वहाँ संभ्रांत भारतीय परिवारों के युवा पढ़ लिख रहे थे। इसी दौरान सामाजिक सुधार शुरू हुए। दिसंबर 1885 में रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी एलन एक्टुएन ह्यूम ने ब्रिटिश शासन और भारत की सिविल सोसाइटी में समन्वय की भूमिका निभाने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाई।
इसका उद्देश्य आज़ादी की लड़ाई लड़ना नहीं, बल्कि ब्रिटिश शासन में अपनी भूमिका निभाना था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी कलकत्ता में, महादेव गोविंद रानड़े पूना में सक्रिय हुए। प्रार्थना समाज, आर्य समाज जैसे संगठन सक्रिय हुए। इसी दौरान 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग ने आकार लिया। यह सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठन ही आगे राष्ट्रवादी चेतना का प्रेरणा बना। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। इससे बंगाल भड़क उठा। कांग्रेस नेतृत्व ने इसे बांटो और राज करो की नीति बताया। बंगाल से उठी राष्ट्रवाद की प्रचंड धारा से वंदे मातरम कांग्रेस का राष्ट्रगीत बना। बंकिम चंद्र चटर्जी ने उपन्यास आनंद मठ से लिए इस गीत को रविंद्रनाथ टैगोर ने संगीतबद्ध किया था, जो आज हम राष्ट्रगीत गाते हैं, वंदे मातरम। बंगाल में कलकत्ता समेत सभी इलाकों में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। पूरे देश में बंग भंग आंदोलन की चिंगारी पहुंच गई। यह आग पूना, मद्रास और बॉम्बे में भी फैली। अंग्रेजी पढ़ाई का विरोध हुआ। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1910 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। वहीं ब्रिटेन में भी हालत बदल रहे थे। 1906 में लिबरल पार्टी ने चुनाव जीते और भारत को देखने का नजरिया बदला। कम से कम दिखाया तो ऐसा ही। वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो और भारत के लिए मंत्री जॉन मॉलनी ने सुधार लागू किया। भारतीयों को राजनीति और शासन में हिस्सेदारी दी गई। 1910 में सुप्रीम काउंसिल में भारतीय सदस्य बढ़ गए। गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेता उससे जुड़े। उन्होंने इस पर कहा था कि इससे पहले तक वे बाहर से हमला करते रहे, लेकिन अब अंदर से हमला भी कर सकेंगे। इससे पहले ही 1907 में कांग्रेस दो धड़ों में टूट गई थी, गरम दल और नरम दल। नरम दल सरकार के साथ रहकर काम करना चाहता था। कौन? नरम दल सरकार के साथ रहकर काम करना चाहता था, और जो गरम दल था, वहीं पर जो गरम दल में लाल पाल बाल की तिकड़ी थी, यानी लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तिलक ने क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के बम हमलों का समर्थन किया। उन्हें बर्मा की जेल भेज दिया गया। उसके बाद पाल और अरविंद घोष ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। धीरे धीरे यह उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन भी कमजोर पड़ गया। 1928 में लाला लाजपत राय की भी अंग्रेजों के लाठी चार्ज में मौत हो गई। 1911 में मिंटो की जगह लॉर्ड हार्डिंज आए और उन्होंने विभाजित बंगाल को एक कर लिया, लेकिन बिहार और उड़ीसा को अलग कर नया प्रांत बना दिया। राजधानी भी कलकत्ता से उठाकर दिल्ली ले आए। मुस्लिम लीग की मांग पर परिषदों में कुछ
सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित रखी गई। आइए अब जानते हैं महात्मा गांधी से आजादी की लड़ाई तक 1915 से 1947 तक की कहानी। मोहनदास करमचंद गांधी यानी बापू 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे। वे वहां नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन के प्रणेता रहे। गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर उन्होंने सबसे पहले पूरे भारत का दौरा किया। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे और उन्होंने पूरे भारत का दौरा किया। भारत का दौरा करने के बाद वे चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलन में जुड़े। 1919 में रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह किया। यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला एकजुट आंदोलन रहा। आंदोलनों को दबाने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों ने दमनकारी हथकंडे अपनाए। अप्रैल 1919 में बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में जुटे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। इसमें 400 से अधिक लोग मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि में 1920-21 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। देश के अलग अलग हिस्सों के छूट-फूट आंदोलन भी इससे जुड़ते चले गए। फरवरी 1922 में किसानों ने चौरी चौरा पुलिस थाने को आग लगा दी। 22 पुलिस वाले मारे गए। तब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। महत्वपूर्ण यह भी है कि इसी दशक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जैसे परस्पर विरोधी विचारों के दल भी बने। उस समय कांग्रेस पूरी तरह से गांधी जी के प्रभाव में थी। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। 26 जनवरी 1930 को पूरा देश स्वतंत्रता दिवस भी मना रहा था। इस दौरान भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और अन्य मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी भी बनाई गई। लाला लाजपत राय को पुलिस लाठीचार्ज में मौत के घाट उतारने वाले पुलिस अफसर सैंडर्स की 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हत्या कर दी। इसके बाद बाकी दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका। क्रांतिकारियों ने पर्चे में लिखा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ाया गया। इधर गांधी जी ने 1930 में साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट तक
मार्च किया। उन्होंने अंग्रेजों के नमक पर टैक्स वसूलने वाले कानून का विरोध किया। इसमें लोगों ने बड़े पैमाने पर उनका साथ दिया। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। भारत में हर स्तर पर राष्ट्रीय चेतना बढ़ गई थी। जब 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। 1937 में चुनाव हुए तो 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। कांग्रेस के नेता ब्रिटेन की मदद करना चाहते थे, लेकिन बदले में भारत की स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। अंग्रेजों ने बात नहीं मानी तो कांग्रेस सरकारों में इस्तीफा दे दिया। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत छोड़ो का नारा दिया। इसे दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार को पसीना आ गया। कई इलाकों में तो लोगों ने अपनी सरकार तक बना ली थी। हालांकि इस समय तक महात्मा गांधी की कांग्रेस पर पकड़ कमजोर हो गई थी। इस बीच सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस नेताओं से मतभेद उभरने पर पार्टी छोड़ी और 1941 में जर्मनी के रास्ते सिंगापुर पहुंचे। वहां आजादी हिंद फौज बनाई। यह फौज 1944 में इम्फाल और कोहिमा के रास्ते भारत में प्रवेश करने में नाकाम हुई। अधिकारी गिरफ्तार हो गए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 में अंग्रेजों ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग से स्वतंत्रता पर बातचीत शुरू की। लीग चाहती थी कि उसे भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधि बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस राजी नहीं थी। दोनों के बीच मतभेद भारत और पाकिस्तान में विभाजन का कारण बने। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र देश बन गए। आइए आज़ादी की इस कहानी का समापन हम ध्वजारोहण करके करेंगे। ध्वजारोहण के लिए मैं संचालक महोदय को आमंत्रित करना चाहूंगी। बोलिए भारत माता की जय। हमारे बीच आदरणीय गुरुजी पहुंच चुके हैं। अध्यक्ष महोदय आदरणीय नागवेल सिंह जी पहुंच चुके हैं। संरक्षक महोदय आदरणीय टेकरे जी पहुंच चुके हैं। हमारे ग्राम चारगांव पहलाद के सरपंच महोदय और उप सरपंच महोदय भी यहाँ पहुंच चुके हैं। सारना ग्राम के हमारे समस्त ग्रामीण जन यहाँ पहुंच चुके हैं और साथ ही पहुंचे हैं बिछुआ ब्लॉक के भूतपूर्व जनपद सदस्य आदरणीय पवार जी और आप सभी समस्त पालकगण, आप सभी के सहयोग और आशीर्वाद से हम सभी लोग आज आजादी का जश्न इतनी धूमधाम के साथ मनाने जा रहे हैं। आइए बिना विलंब किए हम आज के इस कार्यक्रम की बेला को आगे बढ़ाते हैं और आमंत्रित करते हैं आदरणीय डॉक्टर उसरेठे जी को, आदरणीय गुरु जी को, आदरणीय संरक्षक महोदय आदरणीय टेकरे जी को, अध्यक्ष महोदय आदरणीय नागवंत सिंह जी को, छिंदवाड़ा से बिछोड़ा के जनपद सदस्य आदरणीय पवार जी को, आदरणीय अशोक साहू जी को, टेकरे जी को और हमारे चारगांव पहलाद के आदरणीय सरपंच उप सरपंच महोदय को, आप सभी कृपया आकर भारत माता जी का पूजन अर्चन कर आज के इस कार्यक्रम को आरंभ करने की अनुमति प्रदान करें और इसी के बाद हम लोग झंडा वंदन के कार्यक्रम को संपन्न करेंगे।
मैं निवेदन करूंगा एच महोदया से, आप भी भारत माता का पूजन अर्चन के लिए सहयोग करेंगे, वहां उपस्थित रहेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वक्रतुंड महाकाय शूरकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मैं पुनः आमंत्रित करूंगा आदरणीय मोतीलाल साहू जी को, आदरणीय वर्मा जी को और उपस्थित समस्त हमारे आदरणीय पालकगणों को भारत माता का पूजन अर्चन करने के लिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भारत माता का पूजन अर्चन चल रहा है। हमारे बीच चारगांव पहलाद से भाई कराड़े जी और उनके साथीगण यहाँ पहुंच रहे हैं। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। कृपया भारत माता के समीप पहुंचे और भारत माता का पूजन अर्चन करने का कष्ट करें। या कुंदे तुदुसारी हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माचित शंकर प्रभृतिर्भिदेव हि सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अवयदां जाड्यान्धकारापां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधते पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां शक्तिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। और उपस्थित टेकरे जी से और मेरे से पहुंचे उस रेड्डी जी से भी निवेदन करूंगा भारत माता का पूजन अर्चन करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। घोष के नारे से भारत माँ,
स्वतंत्रता दिवस। और मैं निवेदन करूंगा प्रधानाध्यापिका गुरुदेव पब्लिक स्कूल सारना यानी बड़ी दीदी से कृपया झंडा वंदन करने का कष्ट करें और इसी झंडा वंदन के साथ हमारे आज के आजादी का जश्न का शुभारंभ होगा। बोलिए भारत माता की हमारे महानुभावों से निवेदन करूंगा अपने स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें और हम कुछ ही क्षणों पश्चात हमारे आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम रंगारंग कार्यक्रम को आरंभ करने जा रहे हैं। उपस्थित समस्त पालकगणों का मैं पुनः इस मंच से हार्दिक 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 अभिनंदन करता हूं, हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। जय घोष के नारे से भारत मां, जय घोष के नारे से भारत मां। अगर विपत्ति आन पड़ी तो, अगर विपत्ति आन पड़ी तो जय जवान, जय जवान, जय जवान। जन जन का नारा है, जन जन का नारा है, जन जन का नारा है। चार चवन्नी चांदी की, चार चवन्नी चांदी की, सर भरोसे की तमन्ना, सर भरोसे की तमन्ना। देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना। बोले भारत माता की। आइए अब हम रंगारंग कार्यक्रमों की ओर चलेंगे और पुनः निवेदन करेंगे मिस चेतना ढाकरिया से कार्यक्रम को आगे की ओर गति प्रदान करने के लिए। थैंक यू। तो अभी कुछ क्षणों पहले आपने सुना था मेरे द्वारा आज़ादी
की कहानी। और आज हम सब यहाँ उपस्थित होकर भारत का स्वतंत्रता दिवस 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। सुनकर बड़ा ही हर्ष और गौरव महसूस होता है ना कि आज हमारे भारत को आज़ादी मिले 76 वर्ष हो चुके हैं, परंतु हमारे भीतर आज भी वही जोश जीवित है। देश में उपस्थित हर त्रुटि को मिटाने के लिए वो जोश आज भी हमें मौजूद है, जो हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों में देखने को मिलता है। इसी जोश के साथ हमारे बीच ये नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी मुट्ठी में क्या लेकर आए हैं, आइए देखते हैं। So put your hands together for these kids bringing a lot of patriotism and opportunities in this small fest from class 3rd to 5th. कक्षा तीसरी से कक्षा 5वीं के बच्चों की ये प्रस्तुति आप लोग देख रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ मैं निवेदन करूंगा आप सभी का, इन बच्चों का अभिनंदन करने के लिए, स्वागत करने के लिए। देखेंगे नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी मुट्ठी में क्या लाए हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। भोली भाली मत वाली आंखों में क्या है, भोली भाली मत वाली आंखों में क्या है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। तो ये नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी मुट्ठियों पर तकदीर लेकर आए थे अपनी। इस कार्यक्रम के पार्टिसिपेंट्स का नाम है क्लास 3rd से विनायक, हिरेन, दीपेश, वरुण, मीन, पारुल, याचना, वीरा, नव्या, वेदांशी और कुमांशी, और क्लास 5th से समर। आप सभी
सभी जानते होंगे कि भारत जब ब्रिटिश राज्य में नहीं आया था तो हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारा भारत हर फील्ड में प्रगति की ओर था और उन्नति कर रहा था। कहा जाता है कि भारत की सिर्फ एक पीकॉक थ्रोन में इतना सोना और पत्थर थे, डायमंड्स थे कि उससे 2 ताजमहल तक बन सकते थे। हमारा देश किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में कभी भी पीछे नहीं रहा है। और इसी को आपको बताने एक स्पीच के माध्यम से क्लास 6 से आ रही है विधि और पलक, और क्लास 8 से अक्षरा on why our country is called golden sparrow, सोने की चिड़िया। Good morning, respected pupils and my dear friends. My name is Vidyut Reddy and I study in class 6. My name is Palak Vike and I study in class 6. My name is Akshaya Arvind and I study in class 8. Through this speech, we will tell you why was India called Golden Sparrow, सोने की चिड़िया। Why our country India was called the golden bird? There was a time when India used to be among the richest country in the world. Because of India merchant south only gold from the rest of the world. For the purpose ruling India, many peoples have been attacked here and ruled by many kings. While the British have also ruled our country for a long time. And during this time, India has also suffered many kids of why our country India was known as the land of the golden sparrow because India merchant south only gold from the rest of the world, which seemed to have an effect from India excels and speak. One of the biggest reasons behind calling India a golden throne was the Peacock throne. This throne had its own distinct identity. It was said that 2 Taj Mahal could be constructed with the same amount of money that was put on it to build this throne. But in the year 1739, India was the Persian ruler Nadir Shah won this by winning a battle. Even today, India is the largest golden square. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. बोले भारत माता की। तो आप सभी ने अभी जाना कि why our country India was called golden sparrow, सोने की चिड़िया तो कहा जाता है, पर क्यों, ये हमें इन बच्चों ने बताया। कमिंग नेक्स्ट, भारत की आजादी की कहानी बताने के लिए ड्रामा के माध्यम से हमारे ये बच्चे आ रहे हैं, जो आप सभी को, हम सभी को भारत की आजादी की कहानी से परिचय कराएंगे। क्लास 3 से नीरज, हर्षिल, तन्मय, शौर्य, ईशान, प्रिया, संस्कृति और देवांशी। क्लास 4 से हर्षिल, वैदिक, निकुंज, सौम्या, अग्नि। क्लास 5 से रजनीश, आराधना, प्रियांशी, ऋषिका, सृष्टि और महेंद्र। क्लास 6 से वासु, शिवम, प्रखर, पार्थ, मधुर, हिमांशु, अंश, आदर्श और पुनीत। और क्लास 7 से शौर्य, मानसी, दिव्यांशु, पारस और ऋषभ। तो आप सभी आजादी की कहानी की इस झांकी का आनंद लेंगे।
There was a time when India was one of the most flourishing countries of the world और हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था. जहाँ काल काल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। India was and still is one of those special countries of the world where all religions live together in peace and harmony. This is how we were, with diverse religions but united at heart, until India was so rich that people from across the world wanted to do trade with us, including the Britishers, who came for business and stayed for a bit too long, for about 200 years.
Having third largest number of scientists, doctors and engineers in the world, we are not only growing Earth, but we are also the few nations who reach moon and 422 send our satellite to the Mars. Two countries have done it in the first attempt. India third largest country in the world. but we will still believe in that no one above or below us. We can join our hand and respectfully say Jai Hind. आजादी की कहानी बताने ये छात्र हमारे आए थे। इसमें शामिल छात्र कहां से शुरुआत हुई, जब हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, तब से आजादी तक का सफर ये इन लोगों ने हमें दिखाया। इसके बाद आधुनिक भारत ने क्या क्या अचीवमेंट्स लिए हैं। जैसे हम जानते हैं, आए दिन हमारा देश तरक्की कर रहा है। हर फील्ड में, चाहे वो मेडिकल साइंस हो या स्पेस साइंस हो, फ्रॉम बीइंग ऑन द अर्थ टू बीइंग ऑन द अदर प्लैनेट्स ऑफ सोलार सिस्टम, कहीं पर भी हमारा देश पीछे नहीं रहा है। तो ये चीज़ें, इन अचीवमेंट्स को बताने हमारे स्पीच के माध्यम से क्लास 6 से क्लास 7 से सौम्या, अंजलि और वैष्णवी ऑन द टॉपिक अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया बताने आ रहे हैं। Good morning to all the respected pupils and my dear friends. My name is Soumya Sridhar and I study in class 7. My name is Vaishnavi Chaudhary and I study in class 7. Through this speech, we will make you aware about the achievement of our country, India. Immediately after India gained independence, the citizens had the right to vote, select the government they wanted to rule themselves. Another freedom center of India was founded, the real metal quota country, in 1857, though India as a into a free nation 1947. One of the frontline persons who ensured freedom for India from British rule was Mahatma Gandhi, who believed in non-violence or satyagraha. The first ever list of India's achievement after independence is when it launched its constitution on 26 January 1951. It laid down the framework that demarcates and fundamental political codes, right and duty of the governments and the citizens. Our constitutions need as the title of the largest secular democratic country in the world. The Green Revolution, introduced in the year 1967, and Space and technology. The Indian Space Research Organization is
So you all must have known the achievements of our country. From Indian Constitution to Green Revolution to the very space and technology. Not only being on Earth but also being on other planets, Moon. Our country has never stepped any step backward. They have also put their feet forward towards the success. इसके बाद क्लास 6, 7 और 8 से डांस रखते बसंती पर, क्लास 6 से विधि, क्लास 7 से सौम्या, अंजलि और वैष्णवी, क्लास 8 से अक्षरा और पूर्वी ऑन द सॉन्ग रंग दे बसंती डांस प्रस्तुत करने वाले हैं। कहा जाता है हर 10 मीटर में हमारे भारत की भाषा बदल जाती है। भाषा, संस्कृति और रंग रूप भेष सब बदल जाता है।
संदेश काफी रंगीला। इसी के साथ इसके बाद पुरस्कार वितरण के लिए मैं आदरणीय संचालक महोदय को आमंत्रित करना चाहूंगी। पुरस्कार वितरण उन बच्चों का जिन्होंने सेशन 2022-23 में क्लास में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पाए। शिक्षा समिति के कोषाध्यक्ष आदरणीय ढाकरिया जी की ओर से जिस समय संस्था की नींव रखी गई थी, उस समय से उन सभी छात्रों को सम्मानित किया जाता है जो कक्षा में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन प्राप्त करते हैं। और आने वाले समय में ये बच्चे और अच्छी परफॉर्मेंस में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम इनका है, इन भावनाओं को ध्यान रखते हुए मिस्टर ढाकरिया जी द्वारा यह सम्मान उन नन्हे मुन्ने बच्चों को देने के लिए रखा गया था। उसी तारतम्य में हम चूंकि 15 अगस्त का जो समय होता है वो लगभग श्रावण मास के आसपास ही होता है, तो इसके कारण हम लोग कभी परीक्षा परिणाम के पश्चात तो कभी बच्चों के बीच में यथासंभव जैसा समय मिल जाता है हम इन सभी बच्चों को पुरस्कृत करते हैं। हमारी टीम पूरी तैयारी कर रही है। आइए तब तक हम सभी भारत माता की जयकार करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, चार चवन्नी चांदी की, हिंदुस्तान में रहना है तो, हिंदुस्तान में रहना है तो वीर तुम आगे बढ़ो, वीर तुम आगे बढ़ो। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे। भारत माता की, भारत माता की। स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस। और इसी के साथ आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। और आइए हम सभी एक गीत भक्ति जिसका हम लोग आगे दिखाएंगे।
से आते हैं हमें तड़पाते हैं जिंदगी आती है वो मुझे जाती है किधर कब आओ किधर कब आओ किधर कब आओ मुझे मेरे घर सुना सुना है सदों से आते हैं हमें तड़पाते हैं वो जिंदगी आती है वो मुझे जाती है किधर कब आओ किधर कब आओ किधर कब आओ तुम मेरे घर सुना सुना है ये चिट्ठी एक भाई भाइयों की है जो उनके परिवार वालों के लिए आती है परिवार वाले भी एक चिट्ठी का एक चिट्ठी बेचैनी से इंतजार करते हैं किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है वो हमसे पूछा है किसी की सांसों ने किसी की धड़कन ने किसी की चूड़ी ने किसी के चंदन ने किसी के कजरे ने किसी के कजरे ने किसी के होने किसी सामने अकेली रातों में अधूरी रातों में तरसती सांसों में और पूछा है सरदी निगाहों में किधर कब आओगे किधर कब आओगे किधर कब आओगे कि तुम मेरे दिल सुना सुना है आदरणीय श्री जी हमारे बीच पहुंच रहे हैं आदरणीय राणा साहब यहाँ तक वालों ने हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है हमारे गाँवों ने आम की छाओं ने पुराने पीपल ने बरसते खलियानों ने हरे मैदानों ने बेहों ने लचकती फूलों ने चटकती फूलों ने और पूछा है गाँव की गलियों ने किधर कब आओगे किधर कब आओगे किधर कब आओगे कि तुम मेरा सुना सुना है संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं वो जिंदगी आती है वो मुझे जाती है किधर कब आओगे किधर कब आओगे किधर कब आओगे कि तुम मेरे घर सुना सुना है कभी
की जो चिट्ठी आती है रात को आती है। मेरे दिन बचपन के खेलों आंगन के बताया आंगन का छोटी का काजल का बोली रातों में बिगड़ना मैं निवेदन करूंगा आदरणीय डॉक्टर उसरेठी जी से, आदरणीय संरक्षक महोदय जी से, आदरणीय अशोक साहू जी से कृपया मंच पर पहुंचने का कष्ट करें और निवेदन करूंगा आदरणीय गुरु जी से, प्रबंधक महोदय जी से, कोषाध्यक्ष महोदय जी से कृपया मंच पे पहुंचने का कष्ट करें। ऊपर वाला आप लोगों की इच्छा है, मैं जानता हूँ आप लोग चाह रहे हैं कि और थोड़ा समय आप लोग बैठे आनंद लें, मगर ऊपर वाले की मर्जी नहीं है। देखिए कभी कभी वो इतना ठंडा मौसम कर देता है कि आप लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। और देखिए अभी फिर कितना तीखा कर दिया है कि ऐसी इच्छा होती कि या तो आचार्य जी को यहाँ सीलिंग लगाना था, और सीलिंग नहीं लगाना था तो कम से कम ऐसा कुछ सेटअप होना था कि हम लोग बैठ सके। तो मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि बरसात का समय रहता है, हम लोग कल्पना भी नहीं कर पाते हैं कि हम इस ढंग से इतने आसानी से इतने शांतिपूर्ण तरीके से बरसात के समय में कार्यक्रम को संचालित कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि गिरते पानी में हम लोग ध्वजारोहण का कार्यक्रम करते हैं, ये प्राकृतिक विसंगति है और बस उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों से त्रुटि हुई है। मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, आप लोग मुझे क्षमा करने का कष्ट करेंगे। आदरणीय प्रबंधक महोदय भी अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं निवेदन करूंगा एचएम महोदय से निवेदन करूंगा कृपया मंचासीन होने का कष्ट करें। निवेदन करूंगा श्रीमती मिसेस ढाकरिया जी से यानी मम्मी जी से, मैं मम्मी जी से भी निवेदन करूंगा कृपया मंचासीन होने का कष्ट करें। और एक जानकारी देते हुए बहुत हर्ष हो रहा है। आदरणीय डॉक्टर उसरेठे जी का आशीर्वाद इस विद्यालय की तरक्की के लिए पर्याप्त है। आपका जो बहुमूल्य समय विद्यालय की स्थापना से लेके अभी तक और आगे भी मिलता रहा है, मिलता रहेगा। और साथ ही इन्होंने बच्चों की जो आजादी की झांकी थी, इस पर इन बच्चों की प्रतिभाओं को देखते हुए, मंच में इनकी कलाकृति को देखते हुए, बच्चों के जो
उद्बोधन है इन इंग्लिश लैंग्वेज और कार्यक्रम के डिसिप्लिन को देखते हुए इन्होंने आशीर्वाद स्वरूप 100 रुपीज की राशि संस्था को दिया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और बस आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे ऐसी मनोकामना करूंगा, ऐसी आपसे प्रार्थना करूंगा। और अब हम इनाम वितरण की ओर चल रहे हैं और मैं निवेदन करूंगा वो सभी बच्चे, मैं उनके नाम ले रहा हूं जो कक्षा में फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे। तुम्हें उन बच्चों का नाम यहाँ से मंच से पुकार रहा हूँ। वो सभी बच्चे पहले यहाँ पर आ जाएं। धूप बहुत तेज है। मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को व्यवस्थित और कम समय में संपन्न करा दूं। नर्सरी से पीहू विश्वकर्मा जो पिछले साल नर्सरी में थी, अब वो क्लास एलकेजी में चली गई है। मैं वर्तमान क्लास बोलता हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। पीहू विश्वकर्मा एलकेजी से, नयन यादव एलकेजी से और अंकुश उसरेठे एलकेजी से। आप लोग आ जाए इधर, इस साइड में आए बेटा, इस साइड में आ जाए। हुई के आ जाइए, आप इधर आ जाइए। पीहू विश्वकर्मा, नयन यादव, अंकुश उसरेठे नहीं आए हैं क्या? अंकुश उसरेठे, उसके मम्मी पापा है क्या यहाँ? चलो कोई बात नहीं। मैं मंच से समस्त हमारे अतिथियों से निवेदन करूंगा, पीहू विश्वकर्मा को आशीर्वाद दें। पीहू विश्वकर्मा बेटा आप जाए आगे। और इसके बाद में यूकेजी से अंशिका सोनेकर, देव चौरे और ऐश्वर्य साहू वो भी मंच के समीप पहुंच जाए। अंशिका सोनेकर, देव चौरे और ऐश्वर्य साहू वो भी मंच के समीप पहुंच जाए। इस साइड से आइए, आपने जितने बच्चों को मैं बुलवाऊंगा वो इस साइड से आइए, मंच के बीच से मत आइए, इस साइड से आइए। ऐसे खड़े हो जाइए बेटा। आप थोड़ा सा आगे में आ जाइए और फोटोग्राफ सब लोग मैं निवेदन करूंगा सभी लोग आशीर्वाद दे दीजिए एक साथ।